अच्छा, तो इस लेक्चर में हम जो चैप्टर था सेल्स ऑन क्रेडिट उसको कंटिन्यू करेंगे और इस सेल्स पे जो टैक्स का एलिमेंट शामिल हो रहा होता है जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्स टैक्स होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स हमारा टॉपिक है और इस सेल्स टैक्स को हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे परचेजेस पे कैसे होता है या सेल्स रिटर्न हो जाती हैं, परचेज रिटर्न हो जाता है, तो वो आगे चल के आएगा। फिलहाल हम सिर्फ जब सेल हो रही है क्रेडिट पे उस पे सेल्स टैक्स कैसे होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलने से पहले देख लेते हैं सेल्स टैक्स होता क्या है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैंने जो यहाँ पे साइड में ये पॉइंट्स नोट किए हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब जिस भी मुल्क में एक बंदा है ना, ठीक है, ये बंदा है, अब इसने क्या खोला है, एक कंपनी खोली है। ठीक है, ये इसकी कंपनी है। अब ये यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज अपनी सेल करता है। ठीक है, सेल कर रहा है। अब सीन क्या है कि गुड्स और सर्विसेज जब ये सेल कर रहा है तो ये आगे कस्टमर्स को देगा। ठीक है, और कस्टमर्स को जब ये अपना सामान बेचेगा तो उनसे ये टैक्स कलेक्ट करेगा। और ये टैक्स क्यों कलेक्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे मुल्क की तरक्की करना, कंस्ट्रक्शन करना, कुछ रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हेल्थ सर्विसेज देना, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स यूज़ करती है। और किससे, जो भी बिजनेसेस या सैलरीड पर्सन है उनसे ये कारोबार में या नौकरी में जो भी पैसा आता है उसमें से ये टैक्स लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो गुड्स हैं उसमें से भी टैक्स जाता है। अच्छा, अब ये जो गुड्स और सर्विसेज जो एंड में यूज़ करता है ना उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझिए। जैसे अब ये वाला जो बिजनेसमैन है ना, ठीक है, इसकी टोपी भी बना देते हैं। अब ये बिजनेसमैन है ना, ये इस वाले टैक्स से बच सकता है, पर ये जो आम आदमी है ना लास्ट में, इसको ये टैक्स देना ही देना है। ठीक है, ये टैक्स बना ही एंड कंज्यूमर के लिए है। एंड कंज्यूमर मतलब जो लास्ट में उसको यूज़ करेगा, और लास्ट में यूज़ कौन करता है, बिजनेस खुद तो यूज़ नहीं करता ना, आम आदमी यूज़ करता है। तो जो परचेस करता है लास्ट में फाइनल जो कस्टमर होता है उसको ये टैक्स पे करना पड़ता है। सही है। अच्छा, अब कंपनी इस टैक्स से कैसे बच जाती हैं, ऐसे तो नहीं बचती ना, ऐसा क्या करती हैं कि इस टैक्स से बच जाती हैं। ठीक है, अब कंपनीज क्या होती हैं, अब देखिए गवर्नमेंट हर एक बंदे से आके आपके दरवाजे पे आके टैक्स से तो ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं कंपनीज को कि आप जब ये चीज़ें बेच रहे हो ना, गुड्स बेच रहे हो, तो आप हमारे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर लो। ठीक है, आप हमारे एजेंट बन जाओ। तो ये गवर्नमेंट के एजेंट बन जाते हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर ये जो टैक्स इनके पास कलेक्ट हो गया ये किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, समझ में आई, ये गवर्नमेंट को टैक्स हमसे कलेक्ट करके दे देते हैं। अच्छा, पर अब ऐसे मुफ्त में ये क्यों काम करें। ठीक है, तो इसको बेनिफिट ये है कि अगर ये खुद को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लें, ठीक है, अगर ये खुद की कंपनी सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर करवा लें, तो जब ये भी किसी सप्लायर से सामान खरीदने जाएंगे ना, सप्लायर होगा उससे सामान खरीदेंगे तो हमें बेचेंगे ना, या रॉ मटेरियल होगा या होल गुड्स होंगे कि जो भी होगा कुछ खरीदेगा फिर हमें देगा ना। तो जब ये सप्लायर से कुछ चीज़ परचेस करते हैं तो जाहिर सी बात है सप्लायर भी गवर्नमेंट का एजेंट है, वो भी इनसे जो है इनको चीज़ बेच रहा है तो इनसे टैक्स मांगेगा। तो अब कंपनी के पास ये फ़ायदा है कि जब वो ये सप्लायर को खुद टैक्स दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट वो माफ़ कर देगी। ठीक है, माफ़ कितना करेगी, नेट कर देगी, कि मतलब इनपुट से मुराद जितना ये कस्टमर से इन्होंने टैक्स लिया, ठीक है, और जितना इन्होंने सप्लायर को टैक्स दिया, तो उनको कट कटा के आगे हम कैलकुलेशन उसकी देखेंगे, तो वो नेट अमाउंट जो है पे कर देती है या गवर्नमेंट से रिसीव कर लेती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, उसको जो खुद टैक्स कंपनी ने भरा है ना वो माफ़ हो जाता है, काइंड ऑफ। सही है, तो आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन देखेंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है एंड कंज्यूमर से, वो कंपनी जो है एजेंट बन जाती है और टैक्स कलेक्ट करती है एंड कंज्यूमर से, और जो खुद पे किया हुआ होता है कंपनी ने सेल्स टैक्स वो उसका माफ़ हो जाता है। अच्छा, तो ये देखें, अब गुड्स एंड सर्विसेज है,
ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है, क्या चार्ज करती है, गुड और सर्विसेज की प्राइस पे टैक्स लगा देती है। इस टैक्स को वैट का नाम भी दिया जाता है, जीएसटी का नाम भी दिया जाता है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ये वर्ड आमतौर पे यूके वगैरह में यूज़ होता है। जीएसटी कहते हैं गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ये पाकिस्तान, इंडिया, यूएस वगैरह में टर्म यूज़ होता है। दोनों का मतलब सेल्स टैक्स ही है, ठीक है। अब टैक्स लगता कितना है, ठीक है। आप अपने पास कोई भी रसीद जाके देखें, इनवॉइस जाके देखें, किसी मार्ट की हो या फिर किसी शॉपिंग मॉल की हो, या कोई भी बिल उठा के देखिए, लाइट का भी देखिए, तो उसमें जीएसटी वगैरह ऐड हुआ होगा और परसेंटेज के हिसाब से ऐड किया हुआ होगा। तो हर कंट्री अलग अलग परसेंटेज लगाती है। बेसिकली जो भी आपकी ये जो भी आपकी सेल्स प्राइस होगी ना, जैसे 100 का मैंने सामान लिया और टैक्स रेट था 20%, ठीक है। तो 100 का 20% क्या होता है, 20। तो ये टैक्स आ गया, ये प्राइस थी, तो 120 रुपये। अब कस्टमर को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अब ये 20% हो सकता है, 18% हो सकता है, 16 हो सकता है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है कि उनको कितना टैक्स चाहिए अपनी आवाम से, ठीक है। तो रेट्स डिफरेंट होते हैं हर कंट्री के, और एग्ज़ाम में आपको ये रेट को याद करके नहीं जाने पड़ेंगे, सवाल में आपको ये रेट दिया हुआ होगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। अच्छा, अब ऊपर मैंने बात की इनपुट और आउटपुट टैक्स की ना, कि इनपुट और आउटपुट टैक्स देना पड़ता है। तो रुकिए मैं इसको ज़रा, चलिए ऐसे ही ठीक है। अच्छा, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। अब इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया ऊपर, बिजनेस है वो जब सामान खरीदता है, ठीक है, जब भी सामान परचेज करता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है उस पर, तो उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब ये हम जैसे गरीब लोगों को सेल करता है सामान, तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक कंपनी थी, उसने जो है परचेज की चीज़ें, परचेज़ किया उसने, वही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज़ की 100 रुपीज़ का सामान था और 20% टैक्स था, ठीक है। तो ये 20 इसने पे किया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, परचेज पे इनपुट टैक्स। अच्छा, अब इसने सेल्स भी समझिए 100 की इसने की, और उस पर टैक्स कस्टमर से क्या सिलेक्ट किया इसने, 20, ठीक है। अब 20 सिलेक्ट किया, तो ये इसका क्या कहलाया, सेल्स पे आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब जब इसने पे किया 20, ठीक है, और इसने कलेक्ट भी किया 20, तो अब अगर ये बिजनेस रजिस्टर्ड है ना, तो ये क्लेम बैक कर सकता है टैक्स इट पेज, सो ओनली फाइनल कस्टमर हैज़ टू पे। अब जैसे इसने 20 की चीज़ ली और कस्टमर से 20 जो है कलेक्ट कर लिए, तो अब ये क्या जाएगा, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो है अपना कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है। वो बोलेगी कि भाई ये जो आउटपुट टैक्स है ये मैंने 20 रुपये कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे, गवर्नमेंट जी ये आप ले लो 20 रुपये, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुश हो जाएगी, कहते थैंक यू आपने हमें 20 रुपये दे दिए। पर अब ये कहेगा कि अच्छा मैंने आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाई थी, आपने कहा था जो मैं पे करूँगा वो मुझे वापस मिलेगा, तो मैंने परचेज़ भी की थी 100 की, और उस पर मुझे 20 रुपये टैक्स देना पड़ा था, तो अब वो मुझे आप वापस करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, कहेगी कि भाई तुम क्या करो कि नेट कर लेते हैं, अब तुमने मुझे 20 रुपये दिए हैं, अब मैं तुम्हें आके 20 रुपये वापस करूं, ठीक है। 20 रुपये तुमने मुझे दिए हैं, अब मैं तुम्हें 20 रुपये वापस करूं, तो हिसाब तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। तो तुम क्या करो, मुझे 20 रुपये आके मत दो, ठीक है। और जो 20 रुपये तुम्हें देने हैं वो तुम खुद रख लो, तो तुम्हारा ये वाला 20 रुपये वाला हिसाब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। अब मुझे गवर्नमेंट को देने कितने थे, समझिए -20, और जब मुझे उससे वापस भी लेने थे +20, नेट हिसाब तो ज़ीरो ही आ गया ना, तो कलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ना ही पे करूँगा ना ही कलेक्ट करूँगा, क्योंकि दोनों का नेट 0 हो गया। अब इस पर फर्दर नेटिंग का क्या सीन है वो हम नीचे डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। फ़िलहाल ये है कि जो भी कंपनी रजिस्टर होगी गवर्नमेंट के पास, तो वो जो भी
पे किया होगा इनपुट टैक्स कंपनी ने, वो जाके क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट के साथ कि मैंने आपने हमें कहा था कि आप अगर रजिस्टर होंगे तो जो भी आप परचेज़ करेंगे उस पर टैक्स वापस मिलेगा, तो हमें दें, ठीक है। और ये एजेंट काम कर रहे हैं, तो जो भी ये सेल्स करेंगे उस पर भी टैक्स लेंगे आम आदमी से, तो वो भी उठा के गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। अब ये वेट रिटर्न, अब ये जो हिसाब मैंने ऊपर कहा कि इतने देने थे इतने लेने थे, ये क्या होता है, ये वेट रिटर्न फाइल करता है हर कंपनी गवर्नमेंट के पास, और उससे पता चलता है कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है जो हमने कलेक्ट किया है, या कितने पैसे हमें जो है गवर्नमेंट से वापस लेने हैं जो कि टैक्स एज अ कंपनी हमने पे किया, ठीक है। तो अब इनको इनपुट और आउटपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अगर इनपुट टैक्स क्या होता है, जो सेल्स पे हमने कलेक्ट किया था, ठीक है। इनपुट टैक्स क्या होता है, कलेक्टेड ऑन सेल्स, तो सेल्स पे हमने कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए 1000 डॉलर कलेक्ट किए। और क्या था, आउटपुट टैक्स क्या होता है कि पेड ऑन परचेसेस पे हमने पे किया था समझिए 500, ठीक है, 500 हमने पे किया, तो नेट इसका क्या हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, सेल्स पे जो हमने कलेक्ट किया वो ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा जो ये इनपुट है, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, और आउटपुट जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, इनपुट वाला जो है वो हमारा पेड ऑन परचेसेस पे है, और आउटपुट सेल हमने किया, आउटपुट हुआ, ठीक है, तो वो हमारा कलेक्टेड ऑन सेल्स है। तो अगर सेल्स पे दोबारा गलत हुआ, रुकिए 1 मिनट, इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है जो परचेसेस पे 1000 है, ठीक है, और आउटपुट क्या है, सेल्स पे टैक्स कलेक्ट हमने किया है कम, तो अब नेट क्या होगा, देखिए, क्योंकि जब हम परचेस करते हैं तो वो गवर्नमेंट से हम जाके वापस मांगेंगे कि हमें पैसे दे दो, ठीक है, और सेल्स हम करेंगे उस पर कस्टमर से पैसे लेंगे, तो हम उसको कहेंगे, गवर्नमेंट हमें कहेगी हम तुमने जो पैसे कलेक्ट किए हैं हमारे बिहाफ पे एज एन एजेंट, वो हमें वापस करो, ठीक है। तो ये पैसे हमने आने हैं गवर्नमेंट से, और ये पैसे हमें गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है। तो अब जब हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तुम्हें हमसे 1000 लेने हैं और हमें 500 देने हैं, तो तुम ऐसा करो कि हमसे 500 रुपये लेके चले जाओ, ठीक है, नेट कर लो। कहेगी तुम जो है हम तुम्हें 1000 देंगे, तुम हमें 500 दोगे, तो इससे बेहतर ये है कि तुम हमें 500 ना दे दो, हमसे 500 ले लो 1000 के बजाय, तो नेट जो अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे। तो जब हम गवर्नमेंट से हमें पैसे लेने हैं तो वो क्या कहलाता है, एसेट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कैश आउटपुट अगर ग्रेटर हो गया इनपुट से, ठीक है, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा है जो हमने सेल्स की, ठीक है, सेल्स की हमने कस्टमर्स को भेजा, तो हमने गवर्नमेंट के लिए पैसे जमा किए, समझे 1000 जो है वो हमें गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है। और उसके बाद इनपुट वाला क्या है, इनपुट है परचेसेस, हमने परचेसेस की, ठीक है, परचेसेस पे हमारा सिर्फ 500 बना अमाउंट जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। तो जब हम गवर्नमेंट से कम पैसे लेने हैं, ज़्यादा देने हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये 500 छोड़ो और इसको नेट ऑफ करो, ठीक है, और हमें जो है 500 तुम आके जमा करवा के चले जाओ। तो उस तरीके से, तो अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से तो वो हमारा एसेट बन जाता है, और अगर आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यह लायबिलिटी इसलिए क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने इसकी समरी बना के लिख दी थी यहाँ पे कि अगर इनपुट ज़्यादा हुआ आउटपुट से तो वो हमारा एसेट बन जाएगा, ठीक है, और ये हमें पे करेगी कौन, गवर्नमेंट पे करेगी, पेड टू कंपनी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर आउटपुट ज़्यादा हो गया, लायबिलिटी बन गई,
तो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है, पेड टू गवर्नमेंट बाय कंपनी। तो इस तरीके से ये इनपुट एंड आउटपुट का वेट का रिटर्न बनता है, और जो नेट अमाउंट होता है वो कलेक्ट हो जाता है गवर्नमेंट से, या फिर हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, ये कब कब पे करना होता है? ये आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी। अब इसके रूल्स होते हैं, ठीक है, वो रूल्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे चल के आएंगे जब टैक्स आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट या एडवांस टैक्स वगैरह। तो उसमें जो वेट है वो क्वार्टरली, जो छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो वो क्वार्टरली भी आगे कर सकती हैं, और जो लार्ज कंपनीज हैं उनको मंथली पे करना होता है। अच्छा, अगर वेट हमने गलत कैलकुलेट कर लिया तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर गलत कैलकुलेट कर लिया तो पेनल्टी लग सकती है, गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी कि भाई आपने कम जमा करवाया था तो सज़ा मिलेगी, तो वो और भी पैसे हमसे मांग सकती है। अगर आपने समझे कस्टमर पे ज़्यादा टैक्स लगा के दे दिया, गलत कैलकुलेट किया, 10% लगाना था आपने 20% लगा के ज़्यादा पैसे ले लिए कस्टमर से, तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि भाई ये कैसे लोग हैं, गलत अमाउंट लगा के हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर का ट्रस्ट भी हो सकता है लूज़। और उसके अलावा पेमेंट फ्रॉम ओन फंड्स, अगर मिसाल के तौर पे इस केस में तो आपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले लिए, अब समझिए कस्टमर से आपने टैक्स के कम पैसे ले लिए। जब कम पैसे ले लिए तो फिर गवर्नमेंट को तो पता है ना कि रेट कितना है, तो आप जब कम पैसे जमा करवाएंगे, गवर्नमेंट के भी एजेंट्स होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, टैक्स ऑफिसर्स वगैरह, कि कितना आना था कितना मिला है, ठीक है, चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख लिया उन्होंने मान लिया। तो जब वो चेक करेंगे वो देखेंगे कि भाई पैसे तो ये इन्होंने कम भेजे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई हमसे गलती होगी, हमने कम ले लिए थे कस्टमर से पैसे। तो अब आप एक एक कस्टमर के पीछे तो नहीं जाके जाएंगे कि हमें पैसे दे दो, हमने कम आपको चार्ज किया था, वो पता नहीं कहाँ पे होंगे कस्टमर्स। तो इसलिए फिर हमें जो है बिजनेस को जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए इशू हो जाएगा, तो नुकसान होगा, तो इसलिए कैलकुलेशन में एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, अब आपको सवाल इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है कि भाई इनपुट टैक्स 3000 था, आउटपुट टैक्स 4000 था, अब बताइए कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है कि गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट टैक्स का ऐसा सवाल आ सकता है। तो फर्स्ट केस सोल्व करते हैं, ठीक है। ये देखें, इनपुट टैक्स कितना है, 3000। इनपुट टैक्स किस पे था? इनपुट टैक्स था परचेसेस पे, ठीक है, आपने जो चीज़ खरीदी है, ठीक है, परचेसेस पे। अब ये आपका क्या हुआ है, एसेट है, ठीक है। और आउटपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स है जब आपने सेल्स की हैं, ठीक है, आपको वो कलेक्ट करने पैसे और गवर्नमेंट को देने हैं, ठीक है, तो ये पेमेंट है, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब आपको पैसे जमा ज़्यादा करवाने हैं और आपने पैसे जो रिफंड है वो कम लेना है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि देखिए 4000, यहाँ पे आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो है 4000 और इनपुट है 3000, तो डिफरेंस क्या हुआ, 1000 का हुआ, ठीक है। 1000 किसका, आउटपुट का बचा। तो जब आउटपुट का 1000 बचा है नेट में, नेट जो टैक्स है वो आउटपुट है 1000 का, तो आउटपुट टैक्स हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स सेल्स पे लगता है और हम गवर्नमेंट को जाके जमा करवाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पेमेंट का केस हो गया, ये हमें गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अब इसको देखते हैं दूसरे को। अब इनपुट टैक्स हमारा 1000 है, आउटपुट टैक्स 2800 है। तो इनपुट टैक्स हमारा क्या है, एसेट है, हमें कम पैसे आने हैं, ज़्यादा पे करने हैं, तो हम ये पेमेंट करेंगे 1800 की गवर्नमेंट को। उसके बाद तीसरा केस देखते हैं, इनपुट केस 1100 है, पैसे आने ज़्यादा हैं और देने जमा करवाने कम है, पेमेंट कम करनी है, तो हमें नेट क्या आ जाएगा, 900 300 का रिफंड हमें मिल जाएगा। उसके बाद इनपुट टैक्स 4000 है, आउटपुट टैक्स 3000 है, मतलब आने ज़्यादा है देने कम है, तो ये 1000 का रिफंड हमें मिलेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। बस ये याद रखना है कि इनपुट जो टैक्स है वो हमने परचेज़ किया था, इसलिए वो हमारा एसेट है, और आउटपुट टैक्स जो हमने कस्टमर से सेल्स पे कलेक्ट कर लिया था वो गवर्नमेंट को वापस करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे किस्म का सवाल भी आ सकता है, ग्रॉस या नेट अमाउंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स आपको दिया हुआ होगा और आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा ग्रॉस और या नेट अमाउंट बताओ। तो अब वो क्या होता है, ग्रॉस या नेट अमाउंट? देखें, अगर
किसी आइटम है, जैसे लिखा हुआ है कि 100 रुपये है और फिर इस पे टैक्स लग गया, ठीक है, और फिर ये कितना टोटल बन गया 120 रुपये, ठीक है। तो अब जो चीज़ की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है, तो वो है नेट अमाउंट, ठीक है। और उस पर जब टैक्स को ऐड कर लिया फिर 120 रुपीज़ बन गई, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, ग्रॉस अमाउंट। तो बेसिकली अब जो हमें सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है, हमें परसेंटेजेस लगा के देखना है कि भाई ग्रॉस अमाउंट क्या था, नेट अमाउंट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास सवाल आएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया था जब ग्रॉस अमाउंट क्या है, जिसमें टैक्स ऐड हुआ होता है, ठीक है, 100% प्राइस होती है, उसमें प्लस टैक्स क्या होता है, उसको ग्रॉस अमाउंट कहते हैं। नेट अमाउंट क्या होता है, उसमें टैक्स नहीं होती, इसमें सिर्फ 100% जो है प्राइस होती है चीज़ की। अच्छा, तो अब सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड होगा तो वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि अजीब से नंबर दिए हुए होंगे तो वो आपको नॉर्मल शायद कैलकुलेशन में मुश्किल हो। तो अब ये जैसे नेट अमाउंट दिया हुआ है, अब नेट अमाउंट हमें पता है, नेट अमाउंट क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल प्राइस को हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, हमारे पास 100% अमाउंट है, ठीक है। टैक्स हमें बताया गया है 17% है, और उसके बाद हमें 117% जो है निकालनी होगी ग्रॉस अमाउंट। अब ये मैंने क्या किया, ये देखें, ये वाली चीज़ ही की है, 100 कीमत थी, 20% इसमें ऐड किया तो 120। तो जो अमाउंट होती है नेट, वो 100% कीमत होती है ओरिजिनल, ठीक है। तो वो ये रही 100%, और इस पर हमने जो कि है टैक्स ऐड करना है, और वो 117% बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सिंपली कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, ग्रॉस अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट निकालनी है, तो आपको नेट दिया हुआ है तो बिल्कुल ईजी है। आप जो नेट अमाउंट है, ठीक है, इसका 17% निकालें। दो तरीके में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 125.63 मल्टीप्लाई बाय 17%, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1425.63 मल्टीप्लाई बाय 17%, इसका 17% आ गया 242.35, ठीक है। तो अब ये क्या, ये अमाउंट है 17% किसका, नेट अमाउंट का, और ये क्या है, 17% टैक्स है। तो अब क्या करेंगे, नेट अमाउंट ये वाला जो था, ठीक है, इसमें ये टैक्स का अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, ये रहा, ये प्लस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम, ठीक है, इसमें 1425.63, तो हमारे पास आएगा 242.35 प्लस 1425.63, ये हमारे पास अमाउंट बन रही है 1667.98, या राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1168 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1668। इसका दूसरा आसान तरीका भी है, वो आप उसका क्या कर सकते हैं, जैसे ये पहले प्लस करके निकालना और ये सब कुछ करने के बजाय आप एक स्टेप कम भी कर सकते हैं। वो क्या है, वो आपको पता है कि ये नेट अमाउंट क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। 1425.63 ये 100% है, और जब आप 100% में 17% प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 117। तो ये अमाउंट नेट है, ये 100% है, इसको 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, कैलकुलेट करके देखें, आंसर सेम ही आएगा, 1425.63 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 117, आंसर आया है सेम 1667.98, जिसको राउंड ऑफ करके हमने ये वाला लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप नेट अमाउंट को डिवाइड कीजिएगा 100 से, और फिर 100 में जितना भी टैक्स है वो प्लस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। या फिर वो दूसरा जो तरीका मैंने पहले करवाया वो इजी लगता है, वो कर लीजिए। उसमें क्या करना है, नेट अमाउंट पे 17% लगाना है, जो अमाउंट आएगा वो इस अमाउंट में दोबारा ऐड कीजिएगा तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल ऐसा पूछ सकता है कि
ग्रॉस अमाउंट आपको दे दे, टैक्स रेट दे दे, नेट अमाउंट पूछ ले। नेट अमाउंट कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। टैक्स हमारे पास है 19% और ग्रॉस अमाउंट हमारे पास कितनी होगी? ठीक है, ग्रॉस अमाउंट किससे बनती है? नेट अमाउंट से प्लस टैक्स से। नेट अमाउंट कितना होता है? 100%। टैक्स कितना होता है? दिया हुआ है 19%, तो टोटल कितना हो गया? 119%। इतना हो गया। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? नेट प्लस टैक्स। तो नेट प्लस टैक्स को कर दिया तो ग्रॉस अमाउंट आ गया हमारे पास 119%। तो अब ये वैल्यू जो 3744 है ये 119% है। तो अब इसको इजी वाले तरीके से अगर हम करें तो 3744 ये कितना परसेंट है? 119%। हमें क्या चाहिए? नेट अमाउंट चाहिए। नेट अमाउंट कितनी है? 100%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3744 डिवाइडेड बाई 119 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास नेट अमाउंट आ गई 3146.2। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरे में स्टेप्स ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो या बस छोड़िए, दूसरे स्टेप्स कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप बस इसको याद रखें। ठीक है, 119% है, डिवाइड किया 119 से, मल्टीप्लाई 100 किया तो आंसर आ गया हमारे पास। और 119 क्यों किया? क्योंकि इसमें टैक्स ऐड है, इसलिए 119 बन रही है। 100 क्या होता है? 108 अमाउंट होता है। चलिए, तो ये दो सवाल कर लिए, आगे चलते हैं। अब कस्टमर इनवॉइस, आपको एक बिल बना के आता है ना, आप अपने पास भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनवॉइस में जो सेल्स टैक्स वाला इनवॉइस होता है उसमें क्या होता है? हेडर होता है, उसमें नेम एड्रेस लिखा हुआ है कंपनी का। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, किसके है कि उसका नाम लिखा होगा कस्टमर का, इनवॉइस नंबर लिखा होता है। अब ये हर कंपनी का अपना होता है इनवॉइस नंबर, बिल नंबर के कौन सा है, किसी का XYZ से भी हो सकता है, किसी का 1 2 3 में हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। अपडेट लिखी होगी कि कब ये इनवॉइस बनी थी, परचेस ऑर्डर नंबर होगा। ठीक है, ये भी कंपनी के हिसाब से होता है। और अमाउंट होगा, सॉरी अकाउंट नंबर। अगर समझिए बिजनेस रेगुलरली डील कर रहे हैं तो वो अकाउंट बना देते हैं अपने कस्टमर का, तो वो लिखा हुआ होगा। प्रोडक्ट कोड, हर जो भी आइटम है उस पर कोड दिया हुआ होता है अलग से कि ये आइटम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, तो वो होगा। का डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। क्वांटिटी और यूनिट प्राइस हो सकती है कि इसकी कितनी प्राइस है और इसकी कितनी क्वांटिटी है। मतलब जैसे आप अपने शॉपिंग की देखेंगे ना, किसी मार्ट में ग्रोसरी वगैरह की, तो उसमें लिखा होगा, आइटम लिखा होगा। ठीक है, नाम लिखा होगा, जैसे मिल्क पैक। ठीक है, और क्वांटिटी लिखी होगी, क्वांटिटी 2, और प्राइस पर यूनिट लिखी होगी। ठीक है, प्राइस पर यूनिट समझे 10 है, तो टोटल लिखा होगा 2 10 20। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है, इस तरीके से लिखी होती है। उसके बाद नेट अमाउंट आ जाएगा। नेट अमाउंट ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें सेल्स टैक्स ऐड नहीं होता बिफोर सेल्स टैक्स। और फिर सेल्स टैक्स का अमाउंट बताया होगा, फिर इनवॉइस ग्रॉस अमाउंट बताया होगा जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। क्रेडिट टर्म्स दी होंगी। क्रेडिट टर्म्स क्या होती है कि आप कितने दिन में पे करेंगे, 30 डेज़ में पेबल है या कितने में, 60 डेज़ में। ठीक है, तो 30 डेज़ में आपने ये पे करना है, क्योंकि हम क्रेडिट सेल्स पढ़ रहे थे इसलिए। उसके बाद E&OE का ये होता है डिस्क्लेमर, लीगल डिस्क्लेमर कि इसमें एरर या ओमिशन हो सकती है इस इनवॉइस में। तो अगर कोई गलती आपको मिली है, मिस्टेक मिली है, तो आप बता दीजिए हमें, हम जो है इसको सही कर देंगे। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये इनवॉइस हो गई, छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ खास ऐसा सवाल नहीं आ सकता। मे भी आपसे पूछा जाएगा क्या क्या लिखा हुआ होता है, तो वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में। अब अकाउंटिंग कैसे होती है इसकी? जब आप सेल्स करेंगे और उसमें सेल्स टैक्स भी ऐड होगा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है, तो अब हम क्रेडिट वाले पे पढ़ेंगे पहले। ठीक है, क्रेडिट पे क्या होगा? क्रेडिट पे आप सामान बेच रहे हैं और वो क्रेडिट पे हमने पढ़ा है कि क्रेडिट पे हमें पैसे नहीं मिलते, कैश नहीं मिलता। तो हम जब कैश नहीं मिलता तो हम क्या बना लेते हैं? रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि इससे इतने पैसे आने हैं, मतलब उधार पे हमने दिए हुए हैं, ये हमें रिसीव करने हैं। ठीक है, क्योंकि कैश तो रिसीव हुआ नहीं, कहीं पे तो लिखना है, तो वो रिसीवेबल में लिखते हैं। और जब कैश हमें कलेक्ट हो जाता है
तो रिसीवेबल अकाउंट को हम हटा देते हैं कि भाई रिसीव तो हो गया ना, और कैश में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसकी एंट्रीज ये 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिसीवेबल में आप फुल अमाउंट लिखोगे क्योंकि वो तो पैसे कलेक्ट करने हैं ना, ठीक है। और जो सेल्स में आपकी जो सिर्फ सेल्स प्राइस लिखोगे, और जो सेल्स टैक्स होगा वो आप एज अ लाइबिलिटी बनाओगे। अब कैसे? अब देखिए, ये आपने सेल्स की, ठीक है, 100 का सामान था, प्लस इसमें 20% टैक्स आया। 20% 100 का क्या होता है? 20 होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? 120, ठीक है। अगर वो पीछे नेट अमाउंट ग्रॉस अमाउंट देखें तो नेट अमाउंट हमारा ये रहा, ग्रॉस अमाउंट हमारा ये रहा, ठीक है। तो खैर, तो अब ये है टैक्स रहा, ये हमारे पैसे रहे जो हमने प्राइस लगाई हुई है चीज़ की, और ये टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे करना है, ठीक है। जब कस्टमर ने ये अमाउंट पे करना है तो हम रिसीवेबल इसी अमाउंट का बनाएंगे ना, कि 120 हमें कैश कलेक्ट करना है, उसमें 100 हम रखेंगे, 20 गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। तो अब जब 100 हमारे हैं, 20 गवर्नमेंट को देने हैं, तो हमारे 100 है ना, तो हमने सेल्स कितनी की बेची हमने कितनी चीज़? 100 की, और बाकी 20 किसके हैं? बाकी 20 गवर्नमेंट के हैं। तो सेल्स टैक्स ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। सेल्स टैक्स अकाउंट में 20 हो गया। अच्छा, अब रिसीवेबल पैसे आने हैं, हमारा एसेट है, तो एसेट की एंट्री क्या होती है? एसेट की एंट्री हमेशा होती है डेबिट। जब एसेट बढ़ रहा होता है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो ये डेबिट एंट्री होगी, ठीक है। और सेल्स हमने की, तो सेल्स की हमने पढ़ा था क्रेडिट एंट्री होती है। और सेल्स टैक्स हमारे पास क्या है? ये हमने रिसीव किया ना, ठीक है। आउटपुट टैक्स है ना, ये कस्टमर को हमने बेचा। अब हमारी जिम्मेदारी होगी कि गवर्नमेंट को हम पैसे दें। जब गवर्नमेंट को हमें पैसे देने हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है। तो जबकि ये लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट को वापस देने हैं, तो ये लाइबिलिटी भी क्या होगी? क्रेडिट होगी। और अगर वैसे इनपुट आउटपुट में आप समझें तो ये हमने कस्टमर से रिसीव किए हैं, तो ये सेल्स पे है, तो ये आउटपुट टैक्स है, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट एंट्रीज बना सकते हैं। बस याद रखने की क्या चीज़ है कि जब आप टैक्स का अमाउंट निकाल लेंगे, मिसाल आपको ग्रॉस या नेट अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से दिया हुआ है, तो आपने पहले डिटरमाइन करना है कि भाई नेट अमाउंट क्या है, ग्रॉस अमाउंट क्या है, टैक्स कितना लगा है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि अच्छा, जो भी टैक्स का अमाउंट है वो तो हमें टैक्स वालों को देना है, ठीक है। तो हमने टैक्स की एंट्री बना ली। उसके बाद जो प्राइस थी वो तो हमें चाहिए, हमने सेल्स की, तो वो हमारा हो गया, सेल्स हो गई। अब पैसे कितने देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के भी हमें कलेक्ट करने हैं, हमारे भी हमें कलेक्ट करने हैं। हमें कलेक्ट कितने करने हैं? टोटल अमाउंट कलेक्ट करना है। तो जब हमें टोटल अमाउंट लेना है कस्टमर से, तो कस्टमर के खाते में कितने लिखे जाएंगे? रिसीवेबल में 120। अच्छा, अगर ये रिसीवेबल ना होता, अगर ये क्रेडिट सेल नहीं होती, अगर ये कैश सेल होती, ठीक है, अगर ये कैश सेल होती तो भी सेम एंट्रीज बनती, बस यहाँ पे रिसीवेबल की जगह कैश बन जाता। अगर ये रिसीवेबल वाला ही होता और अब हमें जाके कैश मिला होता, तो हम जस्ट क्या करते, जो यहाँ पे रिसीवेबल मैंने लिखा था ना, उसको हम क्रेडिट कर देते, क्रेडिट से वो ख़त्म हो जाता, डेबिट क्या कर देते? कैश कर देते, ठीक है। तो ये याद रखिए कि रिसीवेबल में हमेशा पूरा अमाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फुल अमाउंट आएगा। सेल्स में हम सिर्फ जो सेल्स की प्राइस है वो लिखेंगे, टैक्स की नहीं लिखेंगे, और सेल्स टैक्स में जो टैक्स का अमाउंट होगा वो लिखेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। ज़्यादा टेस्ट भी होता है टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना अमाउंट लिखना है। वो सेल्स में पूरा 120 लिख देते हैं। अब मैंने आपको बताया सेल्स में 120 पूरा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो 20 है, ठीक है ना, वो तो गवर्नमेंट को देने, वो आपकी सेल थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं आएगा इधर। और कैश आ रहा है तो डेबिट आ रही, सेल हो रही क्रेडिट, और ये सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी। कुछ एग्जांपल्स रिपीटेटिव थी तो मैंने यहाँ पे नहीं लाई। तो ये स्टडी हब में जो भी डेटा था, जो भी बातें थी, वो सारी मैंने यहाँ पे आपको समराइज़ करके समझा दी। उम्मीद है कि अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आगे के लेक्चर्स भी मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह जल्दी।